इंजंक्शंस जिन्हें हम हिंदी में व्यादेश या निषेधाज्ञा कहते हैं, ये कोर्ट के वो ऑर्डर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या उस एक्ट को ना करने के लिए, उनको रोकने के लिए पास किए जाते हैं। मेनली ये दो टाइप के होते हैं, जहां पे पहला टाइप इसका परपेचुअल इंजंक्शन का होता है और दूसरा टाइप इसका टेम्परेरी इंजंक्शन का होता है। परपेचुअल इंजंक्शंस वो इंजंक्शंस होते हैं जो पूरे कोर्ट के केस को खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में आते हैं और ये परमानेंट इन नेचर होते हैं और ये पूरे केस को खत्म करके दोनों पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करते हैं। जबकि टेम्परेरी इंजंक्शंस वो इंजंक्शन होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं और ये पूरे केस को खत्म नहीं करते और ये किसी व्यक्ति को जो कि पार्टी है किसी प्रोसीडिंग में, उनको कोई काम करने देने के लिए या करने से रोकने के लिए कोर्ट द्वारा पास किए जाते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन जो गवर्न होते हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के थ्रू होते हैं और वहीं पे जो टेम्परेरी इंजंक्शंस होते हैं इनके बारे में प्रोविजन दिया गया है सीपीसी के ऑर्डर 39 के अंतर्गत। और आज के इस वीडियो में हम इसी सीपीसी के 39 के अंतर्गत जो ऑर्डर में दिया गया टेम्परेरी इंजंक्शंस के जितने भी प्रोविजंस, इसके ग्राउंड्स, इसके प्रिंसिपल्स, इसके डिसओबीडियंस के कंडीशन में या कितने टाइप के इंजंक्शंस पास किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शंस का मतलब कोर्ट द्वारा पास किए गए वो ऑर्डर्स, वो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जो इस मामले में पार्टी होगी उनको कोई एक्ट करने के लिए या ना करने के लिए, उनको रिफ्रेन करने के लिए या विरत रहने के लिए कोर्ट द्वारा पास किए जाते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए होते हैं। और इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, इनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर, जो डिस्प्यूट में कोई प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर रहती है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रहती है, उसको संरक्षित किया जा सके, उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसे किसी तरह से हानि किसी भी पार्टी के द्वारा न पहुंचाया जाए। मेनली सिविल प्रोसीडिंग में ये हानि की जो आशंका होती है, जो खतरा होता है, वो डिफेंडेंट के साइड से ही होता है। तो ऑर्डर 39 के अंतर्गत इसके ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके बेस पर इंजंक्शंस को एक पार्टी द्वारा एप्लीकेशन दिया जा सकता है, जिन ग्राउंड्स पे इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो उनमें जो मेन पॉइंट्स बताए गए हैं वो ये हैं कि अगर किसी पार्टी को, नॉर्मली इसमें प्लेंटिफ होगा, उसको यकीन है, उसको या फिर पूरा शक है, पुख्ता शक है कि उसको डिफेंडेंट के साइड से जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको किसी तरह से खतरा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, डैमेज पहुंचाया जा सकता है, या फिर उनको ये खतरा है कि वो उस प्रॉपर्टी को वहां से हटा सकते हैं, उसको नष्ट करवा सकते हैं, या फिर वो खुद प्लेंटिफ को किसी भी तरह की चोट पहुंचा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर ये सारे ग्राउंड्स उसको पूरा इस पे यकीन है, उसके पास प्रूव है, तो वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे के इन ग्राउंड्स पे इंजंक्शंस को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा कुछ इसमें प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं जो इसको पूरा गवर्न करते हैं। तो प्रिंसिपल्स में मेनली 4 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनका फुलफिल होना, अगर एक पार्टी इंजंक्शन चाहती है, वो चाहती है कि ये व्यादेश उनके पक्ष में कोर्ट द्वारा पास किए जाएं, तो इन 4 प्रिंसिपल्स का पूरा होना बहुत जरूरी है। जहां पे सबसे पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि उस केस में कोर्ट को यह पक्का लगना चाहिए कि केस प्राइमा फेसी, उसके फेसी पे पता चल जाना चाहिए कि ये प्लेंटिफ के पक्ष में जा रहा है। दूसरी चीज कि अगर ये इंजंक्शन पास नहीं किया गया तो उस पार्टी को, जो कि इस मामले में प्लेंटिफ है, उसको इररिपेरेबल या रिपेयर ना होने वाले डैमेज या इंजरी हो सकते हैं जिनको मॉनेटरी वैल्यू से या मॉनेटरी वे में कंपनसेट नहीं किया जा सकता। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या जो पूरे केस का झुकाव है, जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो ज्यादातर प्लेंटिफ के साइड में ज्यादा दिखना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर प्लेंटिफ के साइड में केस पूरा जाता हुआ दिखेगा तो इंजंक्शन को पास करने में ज्यादा आसानी होगी और ये प्रिंसिपल का होना, फुलफिल होना बहुत आवश्यक है। और चौथे पॉइंट के अंतर्गत ये कहा गया है कि यहाँ पे प्लेंटिफ ने जो एप्लीकेशन दिया है वो बोनाफाइड वे में, गुड फेथ के अंतर्गत दिया है, किसी भी तरह के मालाफाइड इंटेंशन के साथ में या फिर किसी पार्टी को, जो सामने वाली पार्टी है, उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं दिया गया है। इसमें यह पॉइंट्स भी बताया गया है कि इन 4 प्रिंसिपल्स में से किसी एक का भी फुलफिल होना सफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स कि मान लीजिए अगर केसी प्राइमा फेसी पूरे प्लेंटिफ के साइड में जा रहा है तो इसी बेस पे इंजंक्शन नहीं पास किया जाता। जब पूरे ये चारों प्रिंसिपल्स फुलफिल होंगे तभी एक कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। तो अगला सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से इंजंक्शंस, कौन कौन से ऑर्डर्स पास किया जा सकते हैं इनके प्लेंटिफ के पक्ष में। तो इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहली चीज कि उस केस के स्टेटस क्यो को, यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। दूसरी पॉइंट कि उसमें अगर कोई ट्रांसफर ऑफ अगर प्रॉपर्टी हो रही है तो उसको रोकने के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कि अगर अपोजिट पार्टी
पार्टी की तरफ से उस प्रॉपर्टी का या उस गुड्स का डिस्पोजल करने को, उसको नष्ट करने को, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया जा सकता है। चौथे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको रोकने के लिए या फिर कोर्ट द्वारा उचित लगने पर कोई कंस्ट्रक्शन करवाने का आदेश पारित किया जा सकता है। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई रिकवरी ऑफ ड्यू है, कोई पहले से बकाया राशि है, तो उसको अदा करने के मामले में इंजंक्शन पास किया जा सकता है। और छठे पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है कि एक टेम्परेरी इंजंक्शन के अंतर्गत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या डिपेंडेंट के प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के लिए भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। और सातवें सबसे लास्ट पॉइंट के प्रोविजन में यह बताया गया है कि एक कोर्ट द्वारा उचित लगने पर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में। तो सीपीसी के प्रोविजन के अंतर्गत ये 7 तरह के इंजंक्शंस एक कोर्ट द्वारा पारित किए जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन जो सामने वाले डिफेंडेंट की पार्टी है या अपोजिट पार्टी है वो उन ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रही है, उनकी अवज्ञा कर रही है, डिसओबीडियंस कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो रूल 2A के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर अपोजिट पार्टी ने जिसके खिलाफ ये ऑर्डर पास किया गया है वो इसकी अवज्ञा कर रही है, डिसओबीडियंस कर रही है, ऑर्डर को नहीं मान रही है, तो उसको डिटेनमेंट में रखा जा सकता है 3 महीने के लिए। इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टी को 1 साल तक के लिए अटैच किया जा सकता है या फिर तब तक के लिए अटैच किया जा सकता है जब तक कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो जाए और दूसरा ऑर्डर ना पास कर दे। और सबसे लास्ट पॉइंट रूल 3 के अंतर्गत आने वाला नोटिस और एक्स पार्टे इंजेक्शंस के मामले में है। तो इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि नॉर्मली अगर कोर्ट चाहती है, कोर्ट को यह उचित लगता है तो वो एक्स पार्टे इंजेक्शंस को या एक पक्षीय इंजेक्शंस को भी पारित कर सकती है, लेकिन इस मामले में उसको अपोजिट पार्टी को नोटिस देना जरूरी हो जाता है। अगर वो नोटिस नहीं दे रही है, वो बिना नोटिस के भी पास करिए, तो ये भी उनको पावर मिली हुई है, ये इनका डिस्क्रिशनरी अधिकार या विवेकीय अधिकार कहा जाएगा। लेकिन अगर वो बिना नोटिस के एक एक्स पार्टे इंजेक्शन को पास कर रही है तो उनको एक रिटन वे में एक रीजन लिख के रखना पड़ेगा कि किस वजह से वो सामने वाली पार्टी को, जो कि अपोजिट पार्टी है, उनको नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो सीपीसी के अंतर्गत आने वाले टेम्परेरी इंजंक्शंस के प्रोविजंस के मामले में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स, वीडियोस और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।